हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 न्यूट्रिशनल सिस्टम इन इंडिया। लास्ट के दो जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज बहुत कम है, दोनों ही 2-2 मार्क्स के चैप्टर्स हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पर चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोज लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22 न्यूट्रिशनल सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एनवायरनमेंट हम सबको किस तरीके से सस्टेन कर रहा है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन लाइफ में। तो देखो, मैन हैज नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू नेचुरल वेजिटेशन। ह्यूमन का 1% भी, किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट को नरिश करने में। ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से ले सकता है पर उसको कुछ दे नहीं सकता। मैन हैज कंसिडर्ड अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, फायर एज बेसिक एलिमेंट्स। ये सारे जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं ये सब हम हमारे बेसिक एलिमेंट्स मानते हैं। फिर फॉरेस्ट गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर्स बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स, और हमारा जो सस्टेनेंस है वो इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, वेजिटेशन भी हमको नेचर से ही मिलता है। फिर इफ वी प्लक अ लीफ ऑफ द ट्री एंड एग्जामिन इट वी विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन इट। यानी कि अगर आप एक पत्ती को, ठीक है, तोड़ो और उसको एग्जामिन करो तो आपको दिखेगा कि उसमें किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स गेट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द नेचर विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। तो प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नेचर से ही मिल जाते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनको मैन की जरूरत ही नहीं है। Then, so we can say that nature is a well-planned, well-governing, self-sustaining system by which plants gets essential elements naturally. तो environment क्या है? अपने आप में प्लान किया गया हुआ, अपने आप ही मैनेज करता है, अपने आप को ही सस्टेन भी रखता है। ठीक है, we obtain seed from tree. हमको बीज कहाँ से मिलता है? पेड़ से, और फिर उसी बीज से हमको फिर से पेड़ मिलता है। देखो, सीड फ्रॉम ट्री एंड द ट्री फ्रॉम सीड विच इज अ कंटिन्यूअस नेचुरल प्रोसेस, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है ना। और इसी की वजह से जो पूरा सस्टेनेंस है यानी कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ में। नाउ अब इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर। क्या नाम है? पद्मश्री। देखो, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर हैज क्लासिफाइड द सिस्टम ऑफ नेचर इनटू 4 टाइप्स। इन्होंने नेचर को 4 टाइप के सिस्टम में अपने को एक्सप्लेन किया है। पहला क्या है? रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड साइकिल। हम पहले ये देखेंगे जिसके अंदर अलग अलग साइकिल आती है, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। फिर सेकेंड है प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट रूट्स बाय कैपिलरी एक्शन। अभी कैपिलरी एक्शन क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते कैसे हैं वो सब देखेंगे। तीसरा है रेन बाय साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म, और फोर्थ है एक्टिविटीज ऑफ लोकल अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता है, लेकिन आजकल ये अर्थवॉर्म नहीं है ड्यू टू केमिकल यूसेज। ठीक है, लेकिन ये 4 जो हैं ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है? रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू दी फूड साइकिल। अब एक नेचर का लॉ है कि नेचर के सारी एलिमेंट्स जो भी नेचर से मिले हैं वो एक ना एक दिन नेचर को वापस देने पड़ेंगे। तो देखो, there is a law of natural arrangement that whatever elements come from wherever they have to return there. जहां से जो एलिमेंट आया है उसको वापस वहीं पर जाना ही होगा। It is the natural law that every element return to its original state. ये नेचर का लॉ है। इनफैक्ट ह्यूमन भी, हम भी एक नेचर के प्रोडक्ट हैं, और जब हमारी लाइफ खत्म हो जाती है तब हम मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए हम जहां से आए हैं हमको एट द एंड वहां पर जाना होगा। तो ये तो नेचर का लॉ है कि हर एक एलिमेंट को अपनी जगह पर वापस जाना होगा। Trees absorb carbon dioxide from air. It goes back into the air by process of combustion या decomposition. अब देखो, पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब पेड़ों की लाइफ खत्म हो जाती है, जब वो डिकम्पोज होते हैं या फिर जब हम उनको जलाते हैं यानी कि कंबशन, तो इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एयर में रिलीज हो जाती है। यानी कि नेचर ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर बाद में दोबारा से नेचर को दे भी दिया, इस तरीके से। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि वाटर इवेपोरेट होकर
ओशन से वाटर इवेपोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, फिर क्लाउड में कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू रेन होती है, वापस से वो पानी अर्थ में आ जाता है। क्लियर? तो ये एक साइकिल है, हर एक एलिमेंट जो नेचर का है वो वापस अपनी जगह पर आएगा ही। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल। The green leaves of any plant take carbon from the air through the process of photosynthesis। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, वो कार्बन को एयर से एब्जॉर्ब कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बन दैट प्रोड्यूसेस फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट, और इसी कार्बन के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं और ये कार्बन प्लांट्स में स्टोर्ड रहता है। एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल, अब देखो प्लांट्स में कार्बन है, लेकिन जैसे ही इन पेड़ पौधों की लाइफ खत्म होती है, यानी कि जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर जब इनको जलाया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन है वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। देखो, एट द एंड ऑफ साइकिल ऑफ द प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बैक इनटू द एयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट बाय बैक्टीरिया। जब प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज क्यों होते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से। तो जब प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एयर में रिलीज हो जाती है। Thus कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर इज रिटर्न टू द एयर। इफ द प्लांट इज बर्न, फिर देखो ये तो डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि जब वो डिके हो जाते हैं। दूसरा, अगर प्लांट्स को जलाया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द एयर in the form of smoke and maintains the balance of carbon in the air, और इसी को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर को रिलीज भी कर देते हैं, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा कि पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं हमारे लाइफ के लिए, एनवायरमेंट के लिए। नाउ सेकंड है वाटर साइकिल। कितने परसेंट पानी है अर्थ में? तो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। The heat of the sun increases the temperature of the ocean surface which causes the water to evaporate and form clouds। ये तो बहुत छोटे में भी पढ़ा था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ओशन का जो सरफेस है वो गर्म होगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और क्लाउड बन जाता है। उसके बाद दिस शावर्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द लैंड, और यही जो क्लाउड्स हैं वो रेन के फॉर्म में लैंड को वापस से पानी दे देते हैं। और ये जो रेन वाटर है ये ग्राउंड वाटर बन जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे जो लैंड है वो एब्जॉर्ब करती है, तो ये ग्राउंड में स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, विच फाइनली मर्जेस विद द सी थ्रू रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। कुछ स्टोर हो गया, कुछ जो है वो नदियों में मिल गया, और एट द एंड जो रिवर्स है वो ओशन को मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जहां से वाटर इवेपोरेट हुआ था एट द एंड वाटर वहीं पर पहुंच गया। Okay, so in this way the water becomes available in living organism as the system of nature and finally reaches back to the ocean। तो ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का, यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रेन के थ्रू वाटर मिल भी गया और एट द एंड वाटर ओशन में चला गया। ठीक है, सो दिस इज वाटर साइकिल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर है हमारे पास एनर्जी साइकिल। अब एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन। याद रखना, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मैटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द सन। जो सन है वो हर एक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है E is equals to mc square, ये इसी के बारे में बात करते हैं कि जो सन है वो हर एक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। सम ऑफ द एनर्जी रीचेस टू द अर्थ थ्रू दी सन रेज, और अर्थ में ये जो एनर्जी है ये सन रेज के थ्रू हम तक पहुंचती है। हर्बीवोर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। ग्रीन लीव्स डू दी टास्क ऑफ स्टोरिंग दैट एनर्जी। अब जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है फूड से, और उनका जो फूड है यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर रहती है? तो ग्रीन लीव्स में वो स्टोर रहती है। वो भी एक एनर्जी ही है। देन आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द प्लांट द एनर्जी साइकिल इज कंप्लीटेड बाय द एंड। ओके, देखो जैसे ही ये ग्रीन लीव्स में क्या है? एनर्जी स्टोर है। इसमें एनर्जी स्टोर है तभी तो खाने वाले को एनर्जी मिल रही है ना। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन लीव्स, ये प्लांट की लाइफ खत्म हो जाती है, उनकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। देन तो यहाँ पे देखो एनर्जी साइकिल ये समझ में आ गया कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे घूम फिर के एनर्जी जिसने दी एट द एंड वहां पे एनर्जी खत्म भी होगी। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी साइकिल। फिर फोर्थ यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है ह्यूमस। ह्यूमस यानी कि जितने भी डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब डिके चीजें, डिकम्पोजिशन के थ्रू चीजें डिके हो जाती हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सब ह्यूमस बन जाता है। उसको हम ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। सो ह्यूमस इज सच एन ऑर्गेनिक मैटर इन विच बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। देखो ये सारे प्रोसेस होते हैं तभी तो जाके चीजें डिके होती हैं, वरना फिर तो कोई जैसे प्लास्टिक है, आप उसको हजारों साल जमीन में गाड़े रखो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होगी। लेकिन हमारे पास जितने भी नेचुरल चीजें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिके हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और केमिकल प्रोसेस चलता ही रहता है, जिसकी वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है। बायोमास इज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बायोमास में। दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय मिलियंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज। अब ये डिकम्पोजिशन कर कौन रहा है? तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इन सबका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। दीज माइक्रोब्स नीड सुक्रोज यानी कि रॉ शुगर या एनर्जी टू फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रूट्स। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोब्स है ना, इनको भी तो जीने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है रूट से। ठीक है, सुक्रोज यानी कि रॉ शुगर या फिर आप एनर्जी बोलो, तो माइक्रोब्स को जो एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए वो उनको मिलती है रूट से। देन इन नेचर ह्यूमस इज फॉर्म नियर द रूट्स। और जो ह्यूमस है वो कहां पर बनता है? तो पेड़ पौधों के रूट्स के पास ही ह्यूमस बनता है, नॉट इन लेबोरेटरी विच इज अवे फ्रॉम द रूट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट्स के कोई दूसरे पार्ट पर ह्यूमस फॉर्म नहीं होता है। कहां पर होता है? सिर्फ ऑफ रूट के पास ही ह्यूमस फॉर्म होता है। ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस सुक्रोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज यानी कि एनर्जी। इन नेचर 25% ऑफ इट्स रीचेस द माइक्रोब्स थ्रू द रूट्स एंड इन रिटर्न द माइक्रोब्स make humus and thus make nutrients available to the roots। ये देखो किस तरीके से जो मिट्टी है वो अपने आप को फर्टाइल रख रही है। जो ग्रीन लीव्स हैं वो सुक्रोज प्रोड्यूस करते हैं यानी कि एनर्जी। तो ग्रीन लीव्स की जो एनर्जी है उसमें से जो 25% एनर्जी है वो माइक्रोब्स को मिल जाती है। किस तरीके से? थ्रू द रूट्स। क्लियर? ग्रीन लीव्स ने जितने भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया है उसकी 25% एनर्जी रूट्स के थ्रू माइक्रोब्स को मिल गई। अब वो माइक्रोब्स बदले में क्या करते हैं? तो माइक्रोब्स रूट के आसपास ह्यूमस फॉर्म करते हैं, और इसी ह्यूमस की वजह से जो मिट्टी है वो हो जाती है फर्टाइल यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इन दिस वे जो नेचर है वो अपने आप फंक्शन करता है। इट इज सेल्फ गवर्निंग। नाउ जो सेकेंड उन्होंने हमको सिस्टम बताया था वो है कैपिलरी एक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आफ्टर द रेनी सीजन गेट्स ओवर द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिटर्न्स टू द प्लांट रूट्स बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है? तो आप याद रखना या फिर आप लिख भी लो, अपवर्ड
movement of water in plants, upward movement of water in plants. देखो रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पानी को खींचता है, तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर बन जाता है। ठीक है इतना। फिर जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है तो वही ग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके ऊपर आता है और रूट्स तक पहुंचता है। ये जो एक्शन है, अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है वाटर का, इसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। According to the principle of nature, deep soil is reservoir of nutrients, यानी कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर, यानी कि वहां पर सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा होते हैं। When moisture begins to rise from the ground by capillary action, और जब मॉइस्चर धीरे धीरे करके ऊपर आता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, all the minerals stored in the deep soil along with moisture starts coming up। अब यहाँ पे देखो लिखा ही है कि जितनी मिट्टी जो है जितनी डीप होती है वहां पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब मॉइस्चर ऊपर ऊपर आता है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, है ना, एंड गेट स्टोर्ड नियर द रूट्स। और वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर मॉइस्चर है, वो सब रूट के आसपास इकट्ठा हो जाता है, thus making these nutrients available to the roots। और जब रूट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, फिर जो रूट्स है वो अपने लीव्स को और स्टेम को सबको न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। नाउ सेकेंड कैपिलरी एक्शन हो गया। तीसरा है हमारा जो सिस्टम उन्होंने बताया वो है रेन बाय साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म। देखो इफ देयर वाज नो रेन perhaps there would be no forest, water would not have been available for drinking, irrigation, farming। सीधी सी बात है, अगर बारिश नहीं होती है तो शायद existence of human being नहीं होता। The role of rain is important for the sustenance of all living organism। हर एक living organism के लिए अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें से भी साइक्लोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इन द रेनफॉल। ठीक है, साइक्लोन तो आप सब जानते हो होता क्या है, पर इसका इफेक्ट देखो। आफ्टर मार्च 21, यानी कि अब ये चालू हो रहा है समर सीजन, after March 21, when the temperature in the northern hemisphere starts rising due to intense heat of the sun, the evaporation of water from the Indian Ocean, it starts at a rapid speed। At that time monsoon enters the Indian Ocean। क्या मतलब है इसका? मार्च 21 के बाद जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंडियन ओशन का जो सरफेस है वो गर्म होगा, और उस हीट की वजह से जो इवेपोरेशन है वाटर का वो काफी जल्दी होगा। अब इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, यानी कि वो बादल बन जाएंगे, जिसकी वजह से इंडियन ओशन में मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा। The air over the ocean begins to heat up intensely, so low pressure area is created। अब आपको पता है जिस हवा में मॉइस्चर होता है वो हवा थोड़ी भारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर एरिया। लेकिन जब हवा गर्म है, यानी कि एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, उस टाइम पे जो एयर है वो बहुत हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता। इसी वजह से जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो उस टाइम पे जो ये जो क्रिएट होता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कैसा होगा? लो प्रेशर एरिया। क्लियर है इतना? सो एयर सर्कुलेट्स अराउंड दिस लो प्रेशर एरिया ड्यू टू विच साइक्लोन इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, किधर पे? इंडियन ओशन में, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो हवा में मॉइस्चर नहीं होगा तो कम होगा, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, और जो हवा है वो लो प्रेशर एरिया के आसपास घूमती ही रहेगी, और जिसकी वजह से साइक्लोन का क्रिएशन होता है। अमंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो साइक्लोन, आपको पता है कि एग्रीकल्चर, जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए जब, या फिर जब तूफान आता है तो एग्रीकल्चर को तो अफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइक्लोन की वजह से जो केमिकल फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। सारे ऐसे क्रॉप्स जो केमिकल फार्मिंग के थ्रू हुए हैं वो ज़्यादा डैमेज होते हैं एज कंपेयर टू क्रॉप्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्रॉप्स को, प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साइक्लोन का जो अफेक्ट है वो केमिकल फार्मिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा डैमेज होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया है तो वहां डैमेज कंपैरेटिवली कम होगा, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग मेक्स प्लांट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, चलो
फिर जो उन्होंने फोर्थ सिस्टम बताया था कि ये अर्थवर्म का क्या रोल है और इनको क्यों फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता था। सो एक्टिविटी ऑफ लोकल अर्थवर्म, सबसे पहले उनके करेक्टरिस्टिक्स। लोकल अर्थवर्म्स ईट सॉइल, ये मिट्टी खाते हैं, ठीक है, पता ही आपको। इफ द लोकल अर्थवर्म्स डू नॉट फाइंड फूड दे डू नॉट मूव एल्सवेयर बट रिमेन डॉर्मेंट इनसाइड द सॉइल। अगर इनको खाना ना मिले तो ये नहीं खाएंगे और मिट्टी के अंदर ही शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। डॉर्मेंट यानी कि बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं अपनी पोजीशन से, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, बस रहेंगे अंदर सॉइल के अंदर। It continues its activities underground even at high temperature in the desert of Rajasthan और low temperature on the top of Himalaya। ये अपना काम करते ही रहते हैं, फिर चाहे वो राजस्थान जैसा हाई टेम्परेचर हो या फिर हिमालय जैसा लो टेम्परेचर हो, ये अपना काम मिट्टी में करते ही रहते हैं। तो ये है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लोकल अर्थवर्म की। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन, यानी कि अब ये जो है वो हेल्दी सॉइल बनाने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ 15 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली इनका लाइफ स्पेन होता है 15 साल का, लोकल अर्थवर्म कीप ऑन मेकिंग डे एंड नाइट एंडलेस बिलियंस ऑफ होल इनसाइड द सॉइल। अब अर्थवर्म तो आपने देखी होंगे, वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, और ऐसे करते करते ये सॉइल में बिलियंस ऑफ होल्स बना देते हैं। Local earthworm enter the soil, go deep, dig a hole, come up from the another hole। एकदम सॉइल के डीप में चले जाएंगे और फिर दूसरे होल से बाहर आएंगे। ऐसा ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। When they come on the surface of the soil, they leave a mineral-rich waste. This makes the soil porous। और जैसे ही जब वो नीचे जाते हैं तो मिट्टी खाते हैं, और जब ये सरफेस के ऊपर आएंगे तब इनका जो वेस्ट होता है ना, सरफेस पे ये अपना वेस्ट छोड़ जाते हैं और यही वेस्ट सॉइल को फर्टाइल बनाता है। As it moves up and down, it secretes enzyme from its body and forms a lining on the side of these, so these holes resist external pressure। अब देखो ये एंजाइम क्या होता है, आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम होता है जो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। अगर मान लो आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आपको लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, आपको भूख लग रही है, इसका रीजन ये है कि आपने जो खाया वो डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन ही है, ठीक है, दे आर प्रोटीन। तो ये हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। मान लो अगर एंजाइम ना हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। हम एक बार खाएंगे, वो 50 साल तक हमारे पेट में ही है, वो सड़ जाएगा लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंस होता है एंजाइम का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसलिए जब ये ऊपर नीचे करते हैं, सरफेस पर आते हैं, तो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है सॉइल में वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। सो दीज होल रेसिस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। और इतना ज्यादा जब ये अप डाउन करके बिलियंस ऑफ होल्स बना देते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर को भी सॉइल सहन कर लेती है। Then due to which the rain water easily seeps into the ground and raises the ground water। अब देखो, आप देख रहे हो हर जगह पक्की सड़कें बन चुकी हैं, है ना। साइड में वो जो स्पेस दी जाती है ना पेड़ पौधे लगाने की, वो भी अब कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाएगा। ग्राउंड वाटर के लिए जगह तो चाहिए कहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो। तो ये जो अर्थवर्म है ये ऊपर नीचे करके जो होल्स बनाते हैं, वो उससे जो सॉइल है वो पोरस बन जाती है। तो जो रेन वाटर है वो आसानी से ग्राउंड तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा और सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। When earthworm enter the soil, तो ये खाते क्या है, they eat soil, sand, raw stone, loose या soft rock material जितना वो खा सकते हैं वो, then lime etc. and reach up to the soft soil inside, destroying disease causing pathogens in the soil in their guts intestine। देखो क्या लिखा है कि ये मिट्टी वगैरह रॉ स्टोन जो भी सॉफ्ट हो, है ना, वो सब ये लोग खाते हैं और एंड रीच अप टू द सॉफ्ट सॉइल इनसाइड डिस्ट्रॉइंग द डिसीज कॉजिंग। और सारे ऐसे पैथोजोन्स या फिर आप मान लो बैक्टीरिया जो डिसीज कर सकते हैं सॉइल को, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं सॉइल को, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपनी इंटेस्टाइन में। समझ में आया? तो ये सब सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब खाते हैं और जितने भी उसमें ऐसे पैथोजोन्स हैं जो सॉइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सबको ये पेट में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने इंटेस्टाइन में। और इसी की वजह से ही इट सॉलोज बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेंथन देम एंड रिलीजेस देम टू द सॉइल थ्रू एक्सक्रीटा। तो जितनी भी अच्छी चीजें होती है न्यूट्रिशन वाली, ये सब वो खा लेते हैं और ये सब सॉइल में वो रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट के थ्रू, और उनका यही वेस्ट सॉइल को फर्टाइल बनाता है।
Earthworms excreta contain significantly more nutrients than the surrounding soil. और जितना न्यूट्रिएंट्स अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटा में होता है उतना आसपास की सॉइल में भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता। बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर, एनपीके, बिना किसी भी चीज के अर्थवॉर्म अपने आप, यानी कि नेचर अपने आप को कितना फर्टाइल रख रहा है। These minerals play an important role in the growth of vegetation. देखो आज जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं सारे केमिकल वाले, है ना। अगर केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है तो हम इनडायरेक्टली हम भी वही खा रहे हैं। फिर जो जानवर हैं वो भी ऐसे केमिकल वाले प्लांट्स खा रहे हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट भी इन्फेक्टेड हैं। यानी कि इन शॉर्ट देख लो, हर एक जो चीज आज ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है वो कहीं ना कहीं केमिकल वाली ही है। दिस क्रिएट्स अ सुटेबल स्ट्रॉन्ग सॉइल। अब जो फर्टिलिटी अर्थवॉर्म की वजह से होती है उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट हर चीज क्या होगी, हेल्दी होगी। तो अर्थवॉर्म की वजह से जो फर्टिलिटी है वो सॉइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन इट विल ऑल्सो बी हेल्दी, और जो जानवर उनको खाएंगे वो भी हेल्दी होंगे, जो बर्ड्स और एनिमल उनको खाएंगे वो भी हेल्दी होंगे। A necessary microenvironment has to be created for earthworm activity to continue. अब ये earthworm अपना काम करते रहें, इसके लिए हमको उनको एक proper environment देना होगा। इतना ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं कि earthworm अपनी एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो, if this necessary microenvironment is not found, the earthworms go into hibernation. अब उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपना काम करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट तो चाहिए। अगर उनको उसके लायक एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो हाइबरनेशन स्टेट पर पहुंच जाएंगे। अब हाइबरनेशन क्या होता है, जब जानवर एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं उस टाइम पे उनका बॉडी टेम्परेचर स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है, और कुछ भी खाते पीते नहीं है, एकदम डॉर्मेंट की तरह पड़े रहते हैं। और उस टाइम पीरियड में उनके बॉडी के अंदर जो फैट है उसी को यूटिलाइज करके वो एनर्जी लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइबरनेशन स्टेट। तो ऐसा ही होगा, अगर अर्थवॉर्म को उनके रिक्वायरमेंट का एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो हाइबरनेशन स्टेट पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे। इफ दिस स्पेशल सिचुएशन दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिक्रिएटेड, अर्थवॉर्म बिकम्स एक्टिव एंड वर्क। लेकिन अगर हमने उनको उन्हीं की तरह का एनवायरनमेंट, जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो क्रिएट करके दे दिया तो अर्थवॉर्म वापस से एक्टिव हो जाएंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो है हमको सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मिंग ही देखने को मिलती है, तो ये जो रोल है अर्थवॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से अर्थवॉर्म को फ्रेंड कहा जाता है फार्मर्स का। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। 2 मार्क्स में ये चैप्टर आएगा, तो आप समझ लो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।